महाराष्ट्र में चुनाव अब बिल्कुल करीब आने वाले हैं। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसी के मद्देनज़र बहुत सारी गतिविधियां तेज हो रही हैं। चाहे वो महायुति हो या महागठबंधन हो, बयान आने शुरू हो गए हैं। कहीं कुछ कसबसाहट है, कहीं कुछ उलाहना है, कहीं कुछ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी है और कहीं कहीं कुछ संदेश देने की बात की जा रही है। महायुति में ख़ास तौर पे जिस तरीके के बयान आए हैं उसके मतलब को समझना ज़रूरी है। जैसे अजीत पवार जी कह रहे हैं कि बहन के खिलाफ चुनाव लड़ना गलती थी, वो एनसीपी बोर्ड का फैसला था लेकिन वो फैसला गलत था। फिर वो वक्फ बोर्ड को भी लेकर के कुछ बयान देते हैं कि हम सभी पक्षों का ध्यान रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे नेताओं से चर्चा करेंगे। फडणवीस जी का बयान है कि बीजेपी का वोट तो ट्रांसफ़र हुआ था बाकी सहयोगियों को, लेकिन बीजेपी की तरफ वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कभी भी कोई राजनेता जब इस तरह बयान देता है तो उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। तो महायुति के अंदर अब वो सीट शेयरिंग को लेके पोस्चरिंग हो या अंदर कुछ और चल रहा है, कसबसाहट है, कोई निकलना चाहता है, कोई अंदर आना चाहता है, ये क्या है बड़ा मुश्किल कहना। राजनीति बहुत ही कॉम्प्लेक्स है महाराष्ट्र की। महागठबंधन की तरफ भी आप देखें तो बहुत सारे खेल पोस्चर्स चल रहे हैं। उद्धव जी भी सोनिया से मुलाकात भी कर चुके हैं। सीट बंटवारे का मोटा मोटा खाका तो उनकी तरफ है, लेकिन कौन नेतृत्व करेगा इसको लेकर के एकदम साफ नहीं है तस्वीर। इसमें भी बहुत सारे पेच हैं और जो वो मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी, जो महायुति के इस समय लीड कर रहे हैं, वो उनकी पोजीशन क्या होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि यहाँ पे अब पार्टियाँ भी 6-7 हैं और अलग अलग फैक्टर्स। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि एकदम सिंपली कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है दोनों गठबंधनों की तरफ। बातचीत करेंगे। 4 हमारे साथ बहुत ही धुरंधर पत्रकार लोग हैं। आज कोई राजनेता नहीं होगा, उनसे बात नहीं होगी। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और दोनों साइड को बड़े करीब से जानते हैं। डेटा साइंटिस्ट मैं मानता हूँ और अमिताभ तिवारी जी को, जो आंकड़ों के ज़रिए बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। और अशोक वानखेड़े जी हैं, जो कि महाराष्ट्र को ख़ास तौर पे बहुत अच्छे से अंदर तक समझते हैं। और अवधेश जी हैं, अवधेश कुमार जी। दोनों पक्षों को इनकी भी बड़ी पकड़ है। तो मैं सोचता हूँ कि चारों विद्वानों से समझा जाए कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। तो अशोक जी, आपके पास आता हूँ पहले कि आप बहुत टच में रहते हैं महाराष्ट्र के नेताओं से। क्या चल रहा है सर महाराष्ट्र में? देखिए, 2 पक्ष है महाराष्ट्र में। 6 राजनीतिक दल है बड़े मोटे मोटे तौर पे। एक है एनडीए गठबंधन, एक है इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में, जिसे महायुति और महाविकास आघाड़ी कहते हैं। महाविकास आघाड़ी में शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है और कांग्रेस है। दूसरी तरफ बीजेपी है, साथ में एकनाथ शिंदे है और अजित पवार है। लोकसभा चुनाव के नतीजों तक तो सब ठीक चल रहा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं महायुति में जो अजित पवार के विधायक है, जो एकनाथ शिंदे के विधायक है, उनमें एक अनरेस्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि क्या हम हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर कर पाएँ। और उनका प्रश्न बीजेपी को लेके नहीं है, उनका अपने नेताओं के प्रति प्रश्न है। क्या हमारे नेता हमें चुनाव जितवा पाएंगे, किसी के इनके नाम से हम चुनाव जीत पाएंगे। वहाँ एक अंदरूनी बहुत ये है। और अपने कितने सीट, एक अजित पवार 80 सीट मांग रहे हैं, छगन भुजबल अजित पवार की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, 80 सीट चाहिए। यदि फिर उनको 80 सीट देंगे तो फिर 80 सीट तो इनको भी चाहिए, एकनाथ शिंदे को। ऐसे में फिर बीजेपी कितने में लड़ेगी। बीजेपी का अंदरूनी एक धड़ा बहुत पूरी तरह से ये इस बात को और मुझे भी लगता है, जितना मैं महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, कि बीजेपी यदि अपने बलबूते पे 288 सीटों पे लड़े तो बीजेपी के नतीजे बीजेपी के इतने बुरे नहीं होंगे जैसे इन लोगों के साथ मिलने में। अजित पवार का साथ आने से जो भ्रष्टाचार का टैग है, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। फिर जो बार बार एकनाथ शिंदे कहे कि हम हिंदुत्व के लिए बीजेपी के साथ आए, तो फिर अजित पवार आपके साथ आने के बाद तो आपकी स्थिति वही हो गई जो पुरानी थी। फिर वो हिंदुत्व वाला भी प्लान काम नहीं करता। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के सामने ये अपने आप को अभी बौने दिख रहा है इनको कि ये है। हालांकि एक महिलाओं के लिए जो 1500 रुपये का जो लाडली बहना ट्रांसफ़र करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक अच्छा संकेत है कि जो कहीं
एक एज थोड़ा सा मिल रहा है महायुति को, लेकिन फिर ये कितने दिन तक? क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सरकार को ये वार्निंग दी है, हाई कोर्ट ने शायद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, BR गवई के बेंच ने, कि एक पूना की ज़मीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया इतने सालों में। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं, ऐसा सरकार कहती है, तो फिर ये आपकी ये जो लाडली बहना योजना बंद कर दीजिए, पहले मुआवजा दीजिए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं महाराष्ट्र में हो रही है। कुल मिला के महायुति में ज़्यादा खटपट है। संघ लगातार हमलावार है कि अजित पवार नहीं चाहिए, और अजित पवार भी अभी हाल ही में आज उनका बयान आया कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने परिवार में राजनीति लाई। अब इसमें अजित पवार का ही स्वार्थ है ये बताने में भी, क्योंकि मैं अभी 30 सेकंड और लूँगा, क्योंकि अजित पवार ने जब अपने पत्नी को चुनाव में उतारा था बारामती में, तो बारामती लोकसभा में बारामती विधानसभा भी है जहाँ से अजित पवार विधायक है। वहाँ पे भी अजित पवार अपने पत्नी को एज नहीं दिलवा पाए, वहाँ भी सुप्रिया जी के वोट ज़्यादा निकले और अच्छे तादाद में। तो वो सारा क्रेडिट वहाँ योगेंद्र पवार को मिलता है, जो अजित पवार के सगे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। ऐसे में अब बात ये हो रही है कि योगेंद्र को अजित पवार के सामने शरद पवार उतारने जा रहे हैं। तो अपने घर में ही हम ब्लॉक हो रहे हैं, हम किसी को जितवाने की स्थिति में नहीं हैं, और पार्टी के अंदर जो अनरेस्ट है उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। संघ हमलावार है, बीजेपी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। आखिरकार उनको आज ये भी बोलना पड़ा कि शरद पवार के खिलाफ महायुति के लोग संभल कर बोले, क्योंकि वो हमारे परिवार के मुखिया है और महाराष्ट्र के बड़े नेता है। ये अजित पवार का कहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में ज़्यादा यदि प्रेशर हुआ तो क्या बीजेपी मेरा साथ छोड़ देगी, क्या फिर एकनाथ शिंदे और बीजेपी ही चुनाव लड़ेंगे? वो अविश्वसनीयता है। दूसरी ओर यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि महाविकास आघाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी शरद पवार, अशोक जी, महाविकास आघाड़ी से पहले एक सवाल, अशोक जी पहले ये बताओ, क्या अजीत जी का मन डोल रहा है क्या? क्योंकि योग पवार उनको घेरने की कोशिश में है और फंस जाएंगे वो, आप सही कह रहे हो। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि माहौल बना रहे हो कि बहन के खिलाफ चुनाव लड़के मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए, रक्षाबंधन एक बहुत क्या हुआ, दो अच्छा दिन आ रहा है। महिलाओं ने सवाल पूछ लिए। हाँ, उनकी जो जन सम्मान यात्रा है उसमें 2 महिलाओं ने उनको सवाल पूछ लिए कि आप पूरे महाराष्ट्र के बहनों के लिए इतने चिंतित है, फिर आपने बहन के खिलाफ क्यों चुनाव लड़वाया आपने? तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए उसका। तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक नया रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है कि भाई मैं अब ये मानने को तैयार हूं मुझसे गलती हो गई। कम से कम वो अपनी विधानसभा की सीट सिक्योर करना चाहते हैं। हालांकि मैं मानता हूं योगेंद्र भी सामने चुनाव लड़े तो योगेंद्र के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के नतीजे अलग मानता हूँ। कभी लोकसभा के चुनाव के हिसाब से विधानसभा के चुनाव नतीजे नहीं आते। सुप्रिया सुळे को जरूर ज़्यादा मत मिले हैं बारामती में, लेकिन अजित पवार स्वयं चुनाव लड़ेंगे तो अजित पवार हो सकता है मार्जिन कम हो, लेकिन अजित पवार की हार एकदम मैं नहीं मानता कि वो हार रहे हैं। हो सकता है कि मार्जिन कम हो, या योगेंद्र भी जीत जाएंगे तो बहुत ही छोटे मार्जिन से जीत जाएंगे। कोई बड़ी डर तो हो ही जाता है ना। हाँ, डर तो आगे जाता है। तो नहीं, डर तो हो ही गया है। और दूसरी बात है, आज बीजेपी बार बार सोचने के लिए मजबूर है। जो अभी फडणवीस जी का भी आपने जिक्र किया, वो कहते हैं कि भाई वोट ट्रांसफर नहीं हुए, तो फिर साथ में क्यों लड़ रहे हैं हम? आज सबसे बड़ा विलन कौन हो गया है महाराष्ट्र में? बीजेपी में आज सबसे बड़े फडणवीस विलन हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कितनी बीजेपी है? एक ओरिजिनल बीजेपी है, उसमें 2 फाड़ हो गए हैं, मोदी निष्ठ बीजेपी, संघनिष्ठ बीजेपी। बाकी बीजेपी जो बची है उसमें शिवसेना बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी, एमएनएस बीजेपी। जो एमएनएस से आए वो अलग गुट है, जो कांग्रेस से आए वो अलग गुट है, जो राष्ट्रवादी से आए वो अलग गुट है, जो शिवसेना से आए वो अलग गुट है। ओरिजिनल बीजेपी कहाँ है? और जी, अच्छा अशोक जी, एक छोटा सवाल, उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको और ओपन करूंगा। अजीत पवार रहेंगे इसमें कि चले जाएंगे? एकदम स्पष्ट संकेत मिल रहा है क्या? मन डोल रहा है उनका, सबको को लग रहा है अजीत पवार जाएंगे नहीं, अजीत पवार को निकालना होगा। देखिए, अजीत पवार के पास कोई दरवाजे खुले नहीं है। अजीत पवार के पास लास्ट रिसोर्ट यही बनता है। नहीं, घर वापसी की सवाल ही नहीं उठता। जिस दिन अजीत पवार घर वापस हो गए उस दिन जितनी सिंपैथी, थोड़ी बहुत जो सिंपैथी शरद पवार के साथ है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ये अच्छी तरह से जानते हैं जो लोग इस क्राइसिस के समय अजीत पवार के विरुद्ध, जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी, सब कुछ समाप्त कर दिया, सिंबल ले गए, सब ले गए,
तब भी जो लोग शरद पवार के साथ खड़े होंगे उनके भविष्य पे चिंता प्रश्न चिन्ह लगेगा। आज लोकसभा चुनाव में जो लोग इस आशा के साथ शरद पवार के साथ काम कर रहे थे कि उनका विधायक अजीत जी के साथ गया तो अब वो एमएलए बनने के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन सब की आशाओं पे पानी फेर जाएगा। ऐसे में शरद पवार के लिए अपनी साख बचाने के लिए अजीत पवार के दरवाजे बंद, चाहे कितना भी, उन्होंने कहा भी एक बार कि मेरे परिवार के दरवाजे बंद खुल सकते हैं, घर में उसका आना जाना शुरू हो सकता है, लेकिन पार्टी में अब मैं बिल्कुल इस बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता जब तक मेरे लोग नहीं माने। और जो लोग बचे हुआ कुनबा है शरद पवार के साथ, वो डाई हार्ड विरोध में है अजीत पवार के। जी, अभी गठबंधन वाला सब बाद में लाएंगे, पहले तो यह युति वाला समझ लेते हैं। हालांकि ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर सर, परिवार है, कुछ भी हो सकता है। विजय जी, क्या लगता है, वही क्या चल रहा महायुति में? क्या अजीत पवार का मन डोल रहा है? एक सवाल, जिस तरह की बात देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, वो कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये चुनाव से 2-3 महीने पहले अभी रिस्ट्रक्चरिंग अपने अपने घरों में ही चल रही है, चुनाव तो बाद में लड़ेंगे। जी नीरज जी, अशोक जी ने तो बहुत अच्छे से समझाया। अशोक जी महाराष्ट्र को पॉलिटिक्स को भी अच्छे से समझते हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में ही सही मायने में कहें तो रायता फैला हुआ है, तगड़ा वाला। और अभी फैला हुआ है वो तो ठीक है, तगड़ा वाला, लेकिन कोई समेटना भी नहीं चाहता। मुश्किल बात यह है, इसको फैलाने में सब लोग लगे हुए हैं। अजीत पवार जी हैं, देखिए जैसे अशोक जी ने कहा बहुत सारी बीजेपी है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां वहां पर हो गई। इतनी पार्टियां हैं कि वोटर को भी कंफ्यूज होगा कि किस पार्टी को वो वोट दे रहा है, और वोट देकर आया तो उसको भरोसा होगा कि नहीं होगा कि उसी को देकर आया जिसको वो चाहता था, क्योंकि वो किस में था, आज किस में, कल किस में होगा। अब अजीत पवार जी का देखिए, मुझे अजीत पवार जी के बयान से ही पता चला कि अच्छा रक्षाबंधन आने वाला है। मैं इतना ज्यादा जानता नहीं तो त्योहारों के बारे में, तो फिर पता पड़ा कि अजीत पवार जी ने बताया, तो मतलब रक्षाबंधन आने ही वाला है। अब अजीत पवार जी पे क्यों शक किया जाए बहन को लेकर? ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा है वो कहां का प्रेशर है? भारतीय जनता पार्टी में और संघ में, दोनों में अजीत पवार की एंट्री से लेकर आज तक इतना प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि सबको लगा है कि जो एक एंटी करप्शन ड्राइव की जो इमेज थी बीजेपी की, उसको सबसे बड़ा जोल्ट, सबसे बड़ा झटका अजीत पवार की एंट्री से लगा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कही, भाई उसकी जरूरत ही नहीं थी। मान लो कभी कोई जरूरी हो तो उसको बैठा भी लो, उनकी जरूरत ही नहीं थी। शिंदे साहब के साथ आप सरकार बना रखी थी, उनके साथ बहुमत के साथ थे, तो क्या जरूरत पड़ी? और उस पर एक तड़का और लगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो अजीत पवार जी के पास कुछ था नहीं, एक सीट उनको मिली है, तो उसका भी नुकसान हुआ। तो निकाला जाना, जो अशोक जी भी जिस बात का जिक्र किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतना प्रेशर बना रही है कि या तो अजीत पवार खुद निकल जाए इस गठबंधन से, या अजीत पवार को लग रहा है कि भैया वो धक्का दें, उससे पहले कोई दरवाजा खुल जाए। राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर आपने बता ही दिया, आप वैसे विशेषज्ञ कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो फैमिली में तो चल सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये मानना कि नहीं शरद पवार जी ने जो कह दिया वो अब बिल्कुल पत्थर की लकीर है, उनकी एंट्री नहीं होगी, या जो लोग डाई हार्ड उनके साथ हैं वो उनको आने नहीं देंगे, ये तो इतनी सारी अभी आपने एंट्री एग्जिट देखी है पिछले 2 साल में 3 साल में, खासतौर से महाराष्ट्र में, कि वहां पर किसी को भी ना रोका जा सका है ना कोई रुका है। तो ये तो चलता रहेगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और संघ की और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो अजीत पवार का रुकने के लिए थोड़ी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। दूसरी बात है कि अब नेता कौन है महायुति में? क्या देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली नहीं लाएंगे तो क्या एकनाथ शिंदे जी फिर अगली बार भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर का फेस होंगे? भले ही चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं हो तो कैसे आप उनको चलाएंगे? लोकसभा चुनावों में भी शिंदे साहब ने अपनी पूरी बात को बता दिया कि भाई उनकी दुकान ठीक ठाक है, उनके पास समर्थन है, और ये नकली शिवसेना असली शिवसेना में उन्होंने बाजी जीत ली है उद्धव ठाकरे से। तो वो कोई कमजोर स्थिति में नहीं है महायुति में। और बीजेपी क्या ये रिस्क ले सकती है आप कि वो अकेले जाए, एकनाथ शिंदे के बिना जाए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और उधर महाविकास अघाड़ी में उद्धव जी आए दिल्ली, खरगे साहब ने उन्हें कह दिया कि भाई अभी हम लोग लीडर तय नहीं करेंगे, लीडर जो होगा तय बाद में होगा। राहुल जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप ही हमारे बड़े लीडर हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने साफ साफ कर दिया कि वो कोई चीफ मिनिस्टर फेस के साथ नहीं जा रहे। तो वहां भी एक दुविधा। वैसे ही लोकसभा चुनावों में उनको शेयर को थोड़ा सा डाउन कर दिया है। और सब लोगों ने तो बहुत यहाँ पर आलोचना की, एक छोटी सी लाइन की, ठाकरे परिवार कभी दिल्ली नहीं जाता, बाला साहब ठाकरे कहते थे जो आता उनके घर पर आता। ठाकरे साहब यहाँ भी आ गए।
अमित शाह जी गए थे मातोश्री, उद्धव जी गए थे 10 जनपद। अवधेश जी, मातोश्री तो जाना होता रहता है ना, मातोश्री तो सब जाती थे जी। हाँ नहीं, वो जाना पड़ता था, जाते रहते थे नहीं, जाना पड़ता था जी, अब इधर जाना पड़ता है। जाना पड़ता था, हाँ अवधेश जी, जाना पड़ता। क्या आप संघ भी बहुत, संघ तो कह भी चुका है यार, ये अजीत जी की वजह से नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव के बाद, ये सब बहुत बातें निकल के आई। अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं फडणवीस जी के बयान, ये क्या ये एक ऐसा माहौल बन रहा है क्या कि महायुति में थोड़ा सा कम हो जाए, उधर चले जाएं अजीत जी, बोझ लग रहे हैं क्या? देखिए संघ ने का कोई ऐसा अधिकृत बयान भी नहीं है, और संघ अभी भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूँ कई सालों बाद कल जाके एक बैठक हुई है जिसमें दत्तात्रेय होसबोले जी थे, अरुण कुमार जी थे और भाजपा के सभी बड़े नेता थे। तो संघ के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो केवल अनुमान है, उसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है कि पिछले लोकसभा चुनाव में संघ ने अपनी ओर से किसी एक उम्मीदवार के लिए भाजपा को नहीं कहा था, और जो बयान था नड्डा जी का वो हमारे सामने था, उस बयान का उन्होंने खंडन भी नहीं किया, तो जाहिर है वो सोच समझ के दिया गया बयान था। परिणाम ने जरूर भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से सोचने को विवश किया है कि उस बयान का क्या असर हुआ है। तो लंबे समय बाद समन्वय की कल बैठक हुई, तो स्पष्ट है कि अगर संघ की कोई बात राजनीति के संदर्भ में आएगी, महाराष्ट्र के संदर्भ में आएगी, तो अब आ सकती है। अभी तक की स्थिति में तो आने का किसी प्रदेश के बारे में कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि संघ ने उस रूप में बात करना, जब तक बीजेपी नहीं पूछेगी, बीजेपी नहीं कहेगी, अपनी ओर से कुछ नहीं कहना है, ये सच्चाई है मेरी जानकारी के अनुसार। तो वो लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, अवधेश जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल, क्या अजीत पवार के महायुति में रहने से आरएसएस संतुष्ट है? हाँ देखिए, अब ये दूसरा आता है कि संगठन के परे जो स्वयंसेवक हैं, वो चाहे भाजपा में हो, भाजपा के बाहर हो, अलग अलग क्षेत्रों में हो, उनकी भारी संख्या है महाराष्ट्र में या कहीं भी। तो वो उसमें से मुझे अभी तक कोई नहीं मिला जो ये कहे कि अजीत पवार को लाना भारतीय जनता पार्टी का सही कदम है, बल्कि ज्यादातर व्यक्तिगत बातचीत में यही बताते हैं कि अजीत पवार के आने से भाजपा को नुकसान हुआ है। वो सभी साथी ये बात मान रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से लोकसभा चुनाव के पहले सभी पार्टियों के लिए अपने दरवाजे खोले, जितनी भारी संख्या में वो शामिल कर लिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसको झेलना, उसको सहन करना कठिन है। और अभी तो आपने देखा जब अमित शाह जी गए थे वहाँ, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ एग्जीक्यूटिव के बाद, और उसमें बयान कौन दे रहे थे? आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस से आए हुए नेता जो वहाँ के जो अशोक चौहान साहब जो है उस कार्यक्रम के बारे में बाहर मीडिया को बयान दे रहे थे। तो ये जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक द्वंद्व को दिखा रही है, क्योंकि इस पूरे महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, अशोक चौहान को राज्यसभा भेजना अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के असंतोष का कारण बना। ये बिल्कुल मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि ये एक स्वर उठते थे कि जो महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता है, तो महाराष्ट्र में उसका असर नहीं होगा, ये कैसे कहा जा सकता है? इसलिए असर है, लेकिन संघ इस मामले में अभी कोई नीति बना के कहने वाला है ये मेरी जानकारी में नहीं है। भविष्य में कोई बात होगी तो संघ अपना पक्ष रखेगा, लेकिन संघ की अभी तक की नीति है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ पूछेगी तब अधिकृत रूप से कोई बात कही जाएगी। अब इसके बाद देखिए, इस समय जो परिस्थिति है कि लोकसभा चुनाव ने वहां एक नई परिस्थिति पैदा कर दी है मानसिक रूप से, और वो परिस्थिति यह है कि अगर महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली है तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और सब इसके अंदर एक आत्ममंथन चल रहा है। जो अशोक जी कह रहे थे ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी की हजारों कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर भाजपा अकेले विधानसभा चुनाव में जाए तो वो बेहतर कर सकती है, हो सकता है भाजपा को बहुमत प्राप्त हो जाए। ये एक वातावरण बीजेपी में है, जितने लोगों से मेरी बात हो रही है। लेकिन इसके आधार पर इस समय कोई महायुति तोड़ेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मन में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बात का दो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद महाराष्ट्र में चुनाव जीतना दोनों तरफ के लोगों के लिए अंतिम लक्ष्य है,
कि चुनाव जीतने के बाद ही सब खेल बनता है ना, बाकी तो सब बातें हैं, बातों का क्या है, हवा मुड़ जाती हैं। अमिताभ तिवारी जी, क्या महायुति के अंदर एक असहजता उत्पन्न हो गई है? लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद और ज़्यादा ये है। एक और सवाल इसी में जोड़ देता हूँ कि क्या देवेंद्र फडणवीस को भी लेकर के एक असहजता है पार्टी के अंदर, फेस बनाने को लेकर के? और फेस कौन होगा पहले ये नहीं तय हो पा रहा, सिंधिया जी के चेहरे पर लड़ोगे या फडणवीस जी के चेहरे पर? देखिए, जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसमें अगर देखें तो 44% वोट शेयर दोनों अलायंसेस का है और 30 महाविकास अघाड़ी और 17 एनडीए ब्लॉक ने जीता है। लेकिन अगर उसको असेंबली सेगमेंट्स में कन्वर्ट हम करें तो 157 सीट पर एमवीए महाविकास अघाड़ी और 124 पर एनडीए की जीत या लीड थी, 145 सिंपल मेजॉरिटी। तो जो लोकसभा के रिजल्ट्स में दिखता है कि काफी वन साइडेड था चुनाव, असेंबली सेगमेंट्स के हिसाब से फिर भी फेयरली क्लोज था चुनाव। अब बात यह है कि जब भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार फैक्शन को अपने साथ लेकर के आई तो उनका ये अनुमान था कि भाजपा का 28% वोट है और शिवसेना और एनसीपी दोनों मिला के लगभग 40% वोट उनका लोकसभा में हुआ करता था। इसका आधा भी अगर इन दोनों के पास है या अगर ये लेके आ जाएं तो एनडीए को एज होगा। लेकिन हुआ क्या, एनसीपी को इस बार दोनों गुटों को मिला लें तो 14% वोट शेयर है, जिसमें से सिर्फ 4% अजित पवार के पास है और 10% शरद पवार के पास, यानी 75-25 हो गया। 75 चाचा के पास और 25% भतीजे के पास है। यही अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना दोनों गुट मिला के 30% वोट है इस बार लोकसभा में, 13% शिंदे फैक्शन और 17% उद्धव ठाकरे फैक्शन, यानी यहां 60-40 है लगभग। देखिए, भारत में जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनमें फैमिली कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है और फैमिली कंट्रोल्ड पार्टीज ही जनरली रीजनल पार्टीज हैं। तो ये स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे को ज्यादा यहां पर सपोर्ट मिल रहा था, तो वो 60-40 में हमको दिख रहा है। लेकिन एनसीपी में दोनों ही नेता फैमिली डायनास्टी के थे, लेकिन उसके बाद भी 75-25 हो गया। अब जब आपने यानी भाजपा ने एनसीपी को अपने अलायंस में लिया तो एनसीपी का लगभग 1/4 वोटर जो है वो मुस्लिम समाज से आता है, तो वो वोट तो वैसे भी बीजेपी को ट्रांसफर होने वाला नहीं था। तो जो बैलेंस वोट था उसमें से अजित पवार के पास ज्यादा शेयर होना चाहिए था, क्योंकि एमएलएज लगभग सारे के सारे उनके पास हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसकी वजह से क्या है कि ये सारी बातें उठ के हैं कि भाई एनसीपी को रखने में फायदा है या उन्हें ईज आउट कर दिया जाए, उसमें फायदा होने वाला है। अब 160 सीटों पर भाजपा दावा कर रही है लड़ने का। पुराना फॉर्मूला भी उनका वही था, 160, 162, 160, 120 शिवसेना और 8-10 सीटें छोटे दलों को दिया जाता था। अब 40-40 तो विधायक ही हैं इनके पास, तो 240 हो जाता है सीधा का सीधा, तो सिर्फ 40 सीटें बचती हैं, 40-50 सीटें बचती हैं। तो इसका मतलब है दोनों गुटों को 80-80 भी नहीं दिया जा सकता, एक्चुअली सिर्फ 60-60 के आसपास ही दिया जा सकता है अगर दोनों को लगभग बराबर बराबर दिया जाए तो जैसा बाकी लोगों ने कहा है कि अभी महाराष्ट्र में एक समरसॉल्ट होना बाकी है। अब वो चुनाव से पहले होता है या चुनाव के बाद होता है। जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा वैसे ही हम देखेंगे कि एनसीपी अजित पवार या शिवसेना शिंदे गुट से हो सकता है जिन एमएलएस को टिकट ना मिले या जो लोग इच्छुक है चुनाव लड़ने का उनको टिकट ना मिले तो वो एमवीए की तरफ उनका शिफ्ट हो जाए। दोनों गुटों में क्योंकि अलायंसेस का खेल है, सीट शेयरिंग को लेकर के मारामारी है। महाविकास अघाड़ी में भी इतना आसान नहीं है जैसा आपने कहा है। शिवसेना सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ी और उसका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा।
अभी महाविकास अघाड़ी में, क्योंकि अगर सिर्फ संख्या बल पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए हैं, क्योंकि वही दल टूटा नहीं है, दोनों दल टूटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में भी एक धड़ा है जो क्लेम करता है या क्लेम कर रहा है कि इस बार शिवसेना को नहीं, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा पलटना चाहिए। जी तिवारी से रुकिए, मैं महागठबंधन वाले में आऊँगा, पहले महायुति खत्म कर लेता हूँ। भाऊ ये बताइए अशोक जी कि बीजेपी जो लीड कर रही महायुति को, किसका फेस बना के चुनाव लड़ने जाना चाहती है और क्या लीडरशिप क्राइसिस है महायुति में? कौन लीड करेगा? बीजेपी किसी का फेस तो रखेंगे। देखिए बीजेपी के पास महाराष्ट्र में फडणवीस के सिवा कोई फेस नहीं है, क्योंकि फडणवीस ने बाकी सब लोगों को खत्म ही कर दिया वहां पे, अकेले फडणवीस बेचे। दूसरा नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी को केंद्र भेजेगा नहीं किसी भी हालत में, ऐसे में फडणवीस के सिवा कोई चारा नहीं है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का गुट उसी में लगा हुआ है कि शिंदे का ही नाम प्रोजेक्ट होना है। दादा ने भी ये बोला बीच में कि इन दोनों से तो एक्सपीरियंस मैं हूं, यदि मुझे फेस डिक्लेयर कर दे तो बात ही अलग है। तो मुझे लगता है कि ये अभी वर्तमान में उसी फॉर्मेट में चलेंगे कि ये सरकार ही चुनाव के लिए जाएगी। यदि अजित पवार माइनस हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे को ये पता है कि ये उनके आखिरी मुख्यमंत्री पद का टेन्योर है। ये भी अच्छी तरह से जानते हैं एकनाथ शिंदे इतने कमज़ोर नहीं है, मतलब सोच उनका भी ठीक है। वो ये सोचते हैं कि कल मुझे अच्छे मंत्रालय मिले और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मिला तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए और कुछ बुरा भी नहीं लगना चाहिए। यदि 106 के बाद देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और मुख्यमंत्री रहे हुए अशोक चव्हाण फिर से मंत्री ऑर्डिनरी मंत्री बन सकते हैं कैबिनेट, तो फिर अगली बार बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर सरकार बनाती है। यदि बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर बनाते हैं और सरकार इतना काकड़ा उनके पास आता है दोनों के पास, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसमें एकनाथ शिंदे कोई कहेंगे नहीं उनको। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कोई कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सबके ईडी के केसेस चल रहे हैं, सबके कहीं ना कहीं अटका हुआ मामला है। तो कोई भी दिल्ली के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, अमित शाह के खिलाफ ये मुंह से आवाज भी नहीं निकाल सकते यहाँ के लोग। रही जो बार अभी कोई मतलब एक पैनलिस्ट हमारे कह रहे थे कि भाई संघ ने कभी कुछ नहीं कहा। संघ कहता कब थोड़ी है, संघ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके थोड़ी कहता है कि ऐसा है वैसा है। मोहन भागवत जी कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोहन भागवत जी ने कहा कि ये बाहर के लोग जो पार्टी में आते हैं क्या उसमें पार्टी की विचारधारा बनी रहेगी क्या, वही इंडिकेशन था। यदि ऑर्गेनाइजर कोई आर्टिकल लिखता है या तरुण भारत कोई संपादकीय लिखता है, वो मायना है, वो इंडिकेशन है। संघ ने हमेशा ऐसे ही इंडिकेशन दिए है। तो अजित पवार को लेके जितने बार हो रही है, और जो आज जो कल बैठक हुई राजनाथ सिंह जी के यहाँ, ऐसी इसके पहले एक बैठक संघ की अरुण कुमार जी गए थे हरियाणा, वहाँ पे भी एक बैठक हुई है। महाराष्ट्र में भी अभी 3 दिन पहले एक बैठक हुई है जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया विधानसभा को लेके। वहाँ पे भी उनको यही सवाल पूछा गया कि क्या हम अजित पवार के बगैर रह सकते हैं, क्या हम उनको छोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होगी। तो ये बात तो बाकायदा मीटिंगें तो हो रही है। संघ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता, संघ तो बार बोलता है कि हमारा कोई बीजेपी से संबंध ही नहीं है। फिर भी बीजेपी कहती है कि हमको संघ का साथ नहीं चाहिए। जब संघ ही कहता कि बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो फिर बीजेपी क्यों कहे कि हमको संघ की जरूरत नहीं है? यही कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये सारी जनता भी जानती है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके लिए काम करता है, पन्ना प्रमुख क्या होते हैं, संघ की शाखाएं में से कैसे मैसेज जाते हैं, कैसे लोग एक्टिव होते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि देखिए बहुत ज़ोर से जब पानी बरसता है ना तो बह के निकल जाता है। जब रिमझिम बारिश होती है तो सीप इन कर जाता है वो। तो आप अगर फुट सोल्जर्स को, संघ के कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके चुनाव लड़ेंगे तो फिर परिणाम 24 जैसा ही आपने खैर विजय जी, अब इससे कुछ स्वरूप निकल रहा है। कही थी, एक मिनट, आपने एक बात कही थी कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। हाँ, तो शरद पवार के लिए ब्लड इज सुप्रिया सुले, नॉट अजित पवार। सर ये आप ना मेरा मन पढ़ के आप मेरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये तो अगला क्वेश्चन था मेरा कि क्या सुप्रिया सुले को सीएम बनाने के लिए पूरी कोशिश चल रही। इसको अभी तरह डिस्क्लोज मत करिए, वो बात मैं लाऊंगा, अभी तो पहले मैं इसको समझ लो। विजय जी अच्छा एक मिनट पहले अवधेश जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, बोलिए अवधेश जी, बोलिए अवधेश जी संक्षेप में बोलिए। देखिए अशोक जी हमारे सुनिए अशोक जी हम लोगों के पुराने मित्र हैं, इनकी बोलने की शैली है, संघ पर इसी तरह बोलते रहते हैं, वो बोलते रहे।
उस प्रकार से संघ के काम करने का तरीका नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से देखने का एक अभ्यास है हमारा, इसलिए आरएसएस को ऐसे ही देखते कि ऐसे कर देती है, प्रेजेंटेशन हो गया है, फलाना हो गया। ऐसा है नहीं कार्य प्रणाली। और ये बात सच में बता रहा हूं, ये फैक्ट ये है कि अगर बात होगी औपचारिक रूप से तो अब वो वातावरण थोड़ा बना है बनने का। और संघ बीजेपी के बारे में ये नहीं कहती है कि हमारे कोई रिश्ते नहीं है। इस समय वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी संघ के बिल्कुल करीब है। उनके संगठन मंत्री आते हैं, इतना अगर कोई पूछा जाता है तो उसको स्वीकार करते हैं। लग संघ के स्वयंसेवक किसी पार्टी में जा सकते हैं, या उनकी मर्जी होती है। इस समय की परिस्थिति ये है कि अगर संघ जो है अगर एक बार हस्तक्षेप करेगा तो फिर उसका परिवर्तनकारी परिणाम आएगा, और वो समय अभी नहीं आया है। वो शायद आगे आ सकता है, वो महाराष्ट्र के चुनाव के पहले आ जाए, फलाना आ जाए, ये संभव नहीं है। वो आगे आ सकता है, और एक विचार के स्तर पर है। 24 के परिणाम के बाद जिस तलखी के साथ बयान आए, वो साफ इशारा था उसमें। संघ को थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ, उनके कहने का तरीका यही होता है। वो बुला के थोड़ी कहेंगे कल से ये चेंज कर दो। भाजपा अध्यक्ष भी अभी तय नहीं हो पा रहा है जब तक उधर से मुहर नहीं लगेगी। तो ये सब चीज़ें पब्लिक में है, डिस्कोर्स में लोग समझते हैं। विजय जी, इधर वापस महायुति की कोई स्वरूप आपको आते साफ दिख रही है क्या? फडणवीस जी के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है नीरज जी कि फडणवीस साहब के उस पे फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तो पार्टी तय करना है उनको कि फडणवीस साहब को महाराष्ट्र में रखना है या दिल्ली में रखना है। अभी एक इस पर भी विचार चल रहा है ना कि क्या उनकी जो है दिल्ली में एंट्री की जाए, वहां से एग्जिट हो जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ चल के देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, इसकी संभावना कम लगती है। भले ही वो बाद में मुख्यमंत्री बने या बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, कोई भी बने, लेकिन चुनाव के लिए वो फेस बनाए। इसलिए खड़गे साहब ने उनको, उद्धव ठाकरे को कहा कि यदि महायुति अपना फेस बनाती है तो उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें फेस के साथ जाना है कि नहीं जाना। तो अभी बीजेपी के लिए, महायुति के लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है। या मुश्किल नहीं, लेकिन उनको तय करना है कि क्या वो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के साथ जाना चाहते हैं या एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जाना तो नहीं चाहेंगे वो, तो हो सकता है कि फिर वो सरकार के तौर पर जाए। और उससे पहले ये भी तय करना है कि फडणवीस साहब की क्या भूमिका अब रहने वाली है। महाराष्ट्र में ही वो रहना चाहते हैं या महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी उन्हें लाना चाहती है। ये बात ठीक है कि यदि चीफ मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना होगा तो शिंदे साहब भी बन जाएंगे। जरूरत है कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, लेकिन वो अलग तरीके का मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि महायुति ये कोशिश करेगी। अगर मान लीजिए फडणवीस जी को दिल्ली बुला लिया जाएगा तो फिर यहाँ बीजेपी का नेता कौन है इनके बाद सबसे बड़ा? जो भी होगा, लेकिन वो एक अलग तरह की जरूरत यहाँ पर लग रही है, उस पर भी विचार चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि फडणवीस साहब वहां भी रहेंगे तो भी फडणवीस साहब को चेहरा बनाकर बीजेपी जाएगी, वो तो तभी जा सकती है जब वो अकेले चुनाव लड़े। महायुति के तौर पर फडणवीस साहब के चेहरे के साथ जाए, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। और जैसे आपने भी जिक्र किया, भागवत साहब का जिक्र किया, संघ प्रमुख का, जो उन्होंने रिएक्शन दिया है चुनाव के बाद, वो अपने आप में मैसेज है। मुझे याद आता है कि हमारे जॉइंट फैमिलीज में जो बुजुर्ग होते थे ना बाबा, तो घर में कुछ हंगामा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो आते थे तो वो या तो लाठी की आवाज करते हुए आते थे या खांसते हुए आते थे। तो जब वो खांस भी रहे हैं ना, तो घर को ठीक करने का इशारा है, कहने की जरूरत नहीं होती थी, वो आके डांटते नहीं थे। उनकी खांसी जो है वो भी काफी होती थी घर को ठीक करने के लिए। तो अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो खांसने की जरूरत है। नहीं, तो संघ तो हमेशा इशारे में बात करता है सर। और अभी देखिए 15 अगस्त की स्पीच में मोदी जी भी कुछ ना कुछ इशारे में बोलेंगे ही, तो वो इशारों में बात हो जाती है पब्लिक डिस्कोर्स में। तिवारी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी बताइए सर, अमिताभ सर। देखिए क्या है कि जब 2014 में भाजपा महाराष्ट्र में जीत करके आई तो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र तीनों में उसने एक एंटी डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर ब्राह्मण को बिठाया, हरियाणा में ओबीसी बिठाया और झारखंड में भी ओबीसी को बिठाया। झारखंड में वो फेल हो गया वो एक्सपेरिमेंट। हरियाणा में हम देख रहे हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट पॉलिटिक्स काफी अग्रिम चरम पर पहुंच चुकी है। और महाराष्ट्र में भी वो फेल हुआ। अन्यथा 2022 में जब ये सरकार बैठी तो बनाई गई तो देवेंद्र फडणवीस को ही बनाया जाना चाहिए था। लेकिन एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जब मराठा रिजर्वेशन का जो एक आंदोलन है वो चरम सीमा पर है, मराठा वर्सेस ओबीसी एक पॉलिटिक्स चल रही है, उसके बीच में मुझे नहीं लगता है कि
देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी जो है वो प्रोजेक्ट कर सकती है इस बार। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मनोज जरांगे जी ने एकदम मोर्चा हेड ऑन ले रखा है, तो वैसे में रिस्क लेना बड़ा मुश्किल है। चलिए महायुति की तरफ चलते हैं। अब चूंकि बात भाव ने रख दी थी तो मैं वहीं से सवाल ही ले लेता हूँ। अशोक जी, बड़ा सीधा सवाल है कि क्या सुप्रिया ताई को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एनसीपी शरद पवार पूरा प्रयास कर रही है, करेगी और अगली सीएम वो हो सकती है? हो सकता है। शरद पवार क्या सोचते हैं किसी को समझ में नहीं आता। ये बात तो है कि शरद पवार जो कई बार कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। तो शरद पवार की बहुत इच्छा है सुप्रिया जी को महाराष्ट्र में लाने की, लेकिन आज से कम 3 साल पहले में जब ये टूटा नहीं था, परिवार नहीं टूटा था, तब मेरी शरद जी के साथ व्यक्तिगत बात हुई थी। तब मैंने उनको कहा कि सुप्रिया जी इतना अच्छा बोलती है और महाराष्ट्र में उनका खासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अच्छा काम चल रहा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा समय क्यों नहीं देती? तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ उसको। हमने तो कई बार कहा, लेकिन शी इज़ मोर कंफर्टेबल इन दिल्ली। वो महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं ज़्यादा करनी चाहती है। तो फिर मैंने उसी दिन सुप्रिया जी को जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने बोला, साहब पूछ रहे कि आप महाराष्ट्र में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? तो सुप्रिया ने कहा, नहीं दिल्ली ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत राजनीति क्लिष्ट है। तब अजित पवार और बाकी जो बीजेपी का कुनबा था उसमें इतने डिफरेंसेस थे। अजित पवार, सुनील तटकरे एक ग्रुप अलग था, वहाँ बाकी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है पार्टी के, वो सब एक तरफ थे और कहीं ना कहीं रस्सी खींच हो रही थी, लोग बयानबाजी भी हो रही थी एक दूसरे के खिलाफ, और शरद पवार सामने से सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि कई जगह शरद पवार जी को भी लग रहा था कि ज़्यादा मैं प्रेस करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब छगन भुजबल को उपमुख्यमंत्री पद से हटा के दादा को उपमुख्यमंत्री पद पे भेजा, उसी समय पार्टी करीब करीब पवार साहब के हाथ से निकल गई थी। ये तो पिछली बार ईडी का नोटिस मिला और इसके बाद पवार साहब ने जो घूम घूम के पार्टी को फिर खड़ा किया, उससे उनका फिर से पार्टी पे कंट्रोल हुआ ऐसा लगता था। लेकिन जब पार्टी टूटी तो बहुत सारे विधायक अजित पवार के साथ चले गए और फिर शरद पवार बहुत कम विधायकों के साथ रहे। लेकिन आज कार्यकर्ता शरद पवार के साथ है, मतदाता शरद पवार के साथ है। और ये जो हम परसेंटेज ऑफ बोलते हैं ना कि 2% स्विंग इधर हो गया, 3% स्विंग इधर हो गया, अल्टीमेटली सीट कन्वर्जन कैसा होता है इस पर महत्वपूर्ण है। बीजेपी इतना ज़्यादा वोट लेने के बाद भी सिर्फ 9 सीटों पे आ गई, सिंगल डिजिट पे आ गई। बताइए आप, इतना बुरा हश्र बीजेपी का कभी नहीं हुआ। पूरा विदर्भ साफ हुआ, यदि गडकरी को छोड़ दिया तो पूरा मराठवाड़ा साफ हुआ, एक सीट नहीं मराठवाड़ा में। थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो उत्तर महाराष्ट्र में, जलगांव, धुलिया, वो भी आसपास, इसलिए कि एकनाथ खड़से ने अपने रक्षा खड़से को लाया, उसके वजह से 1-2 सीटें और निकल गई। तो बीजेपी की जो सीटें आई, उनके हर सीट का एक इतिहास बता सकते हैं कि ये क्यों आई, किस लिए आई, कैसी आई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजधानी है सातारा, मतलब वहाँ की सीट तो ये पिपाणी और तुतारी के चक्कर में, सिंबल के चक्कर में निकल गई। अब शरद पवार का वोट परसेंटेज कम इसलिए भी हो गया कि उनको जो पिपाणी मिली थी उसके आइडेंटिकल वो तुतारी करके एक सिंबल था, वो इंडिपेंडेंट को मिला। ढिंडोरी में 1 लाख इंडिपेंडेंट ले गया वोट पिपाणी के नाम से, 38,000 वोट सातारा में ले गए पिपाणी के नाम से, और महाराज मात्र 32,000 से जीते। तो ऐसे कई, यदि आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि बीजेपी को यदि इस बार सिंगल डिजिट पे लाए तो इसमें और किसी ने नहीं, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लाया। और वो कार्यकर्ता इसलिए टूट गया था कि बाहर के लोग बहुत हावी हो गए थे। अहमदनगर में राम शिंदे ने इतना काम किया और बीजेपी को उसमें जगह बनाई, और उस गढ़ में जहां कोल्हे और ऐसे लोग थे, और वो खासकर वीके पाटिल का पूरा साम्राज्य था, उसमें उन्होंने अपनी जगह बनाई बीजेपी की। और वीके पाटिल आते हैं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर बनते हैं। और कार्यकर्ता जब जाता है उनके पास तो बोलते, जाओ राम शिंदे के पास जाके बात करो, मुझे मेरे पास क्यों आए। ये तो खैर महाराष्ट्र में बहुत जगह हुआ है, हताश हो गए थे। तो ये बात तो ठीक है सर, माधव भंडारी जी भी बहुत नाराज हो गए थे, उनके बेटे ने तो पोस्ट भी लिख दी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि महागठबंधन में क्या ऊपर से जो हम लोगों को दिख रहा है सब ठीक चल रहा है, सीट वीट बढ़ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्चुअली ऐसा है या अंदर वहाँ पे भी बहुत खींचतान मची हुई है? एक थ्योरी लोग ये भी देते, पता नहीं कितनी सच है, कि जो भी परिणाम आएगा उसके बाद 2.5 साल वाला फार्मूला लगेगा कांग्रेस और उद्धव जी के बीच में। अगर
परिणाम वैसे है कि उन दोनों में से तय करना है। तो या अगर लॉटरी लग गई इधर एनसीपी की ज़्यादा मजबूत सीट आ गई तो फिर सुप्रिया जी, ऐसा है क्या? अशोक जी आपसे ही है। हाँ, मेरे लिए सॉरी थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा था। हाँ, आप महाविकास आघाड़ी का पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, महाविकास आघाड़ी में भी बिल्कुल मैं मानता हूं कि इतनी जितनी लगती है शांति उतनी नहीं है। अभी उद्धव जी आ गए थे, बहुत सारी बात हो गई उद्धव जी से। उद्धव जी भी मजाक में कह रहे थे कि भाई मैं ही मुख्यमंत्री था तो क्या मेरे को प्रोजेक्ट नहीं हो सकता क्या? उनकी भी सुप्त इच्छा है, वहाँ सुप्रिया सुळे को आगे लाने की इच्छा है। वहाँ लोग कहते हैं कि यदि सुप्रिया सुळे नहीं तो फिर जयंत पाटिल की भी इच्छा है, वो भी कोर्ट सिलवा के बैठे हैं। लेकिन जयंत पाटिल अध्यक्ष पद से उतरे और मैं बैठूँ, इसलिए रोहित पवार बैठे हैं और रोहित पवार पवार ही हो जाएगा, इससे अच्छा जितेंद्र आव्हाड को लगता है मैं क्यों नहीं बनूं अध्यक्ष। वहाँ पे भी अंदरूनी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं और बहुत सारी अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन वहाँ शरद पवार के फिर शब्द को अंतिम माना जाता है। जैसे बीजेपी में, महाराष्ट्र के बीजेपी में अमित शाह के शब्द को अंतिम माना जाता है। यदि अमित शाह जी ने कुछ बोल दिया तो फिर उसके आगे कुछ जाता नहीं। वैसा शरद पवार का है, कम से कम अभी उनके पार्टी में उनकी वो स्थिति है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो दिल्ली से गवर्न करती है। कांग्रेस के जो दो नेता है, इन दो नेताओं पे कांग्रेस के लोगों का भी विश्वास नहीं है। नाना पटोले बीजेपी से आया है और वडेट्टीवार जो है वो दोनों विदर्भ के हैं और वो शिवसेना से आया है। तो ओरिजिनल कांग्रेसी वहाँ भी परेशानी में है। लेकिन वो सारा सोचते हैं कि चलो दिल्ली जो कहेगा वो, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली की बाहर नहीं जाएगी। और फिर बचती है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को पिछली बार भी लोकसभा में, मैं ये नहीं कहता कि लोकसभा में ठीक होगा, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, सांगली में क्या हुआ? कोल्हापुर की सीट शिवसेना के कोटे में थी। कोल्हापुर के साहू महाराज चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन कांग्रेस के सिंबल पे। तो ये तय हुआ, अजित शरद पवार जी ने कहा कि ये सीट फिर कांग्रेस को दे दीजिए जी सर। वो बोल रहे थे कि हमको एक सीट चाहिए। यदि वो मुंबई में सीट मांगते तो मुंबई में कांग्रेस से बार्टर कर सकते थे, विदर्भ में एक कांग्रेस से बार्टर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सांगली की सीट मांगी और सांगली की सीट के लिए अड़ी रही शिवसेना। सांगली की सीट शिवसेना को क्यों चाहिए थी? क्योंकि शिवसेना को पीछे से हवा दे रहे थे जयंत पाटिल, एनसीपी के अध्यक्ष। वो सांगली जिले से ही आते हैं। वहां सांगली जिले में उनकी भी राजनीति है, सांगली में कांग्रेस भी हावी है। जी अशोक जी, कांग्रेस की जगह अपना वर्चस्व करना था। सुन एक मिनट, उन्होंने शिवसेना को बोल के वो सीट दे दी। क्या हुआ? बीजेपी भी हारी, शिवसेना भी हारी और कांग्रेस का इंडिपेंडेंट वहां से जीत लिया। सीट तो सर मुंबई में देखिए ना क्या बटी है। सांगली का एक ऐसा उदाहरण हो गया, शिवसेना भाजपा जितनी भी उदाहरण सीटें तीनों पार्टियों के लिए। मुंबई में जो सीटें लड़ी गई हैं, चाहे शिवसेना मतलब शिंदे जी वाली लड़ी हो या बीजेपी वाली लड़ी हो, आप देखिए ना क्या हाशिर हुआ है। तो कैसे टिकट बट रहे थे तो खैर नहीं तो भाई भविष्य की बात है। जी मैंने कहा सर, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ अशोक जी। खिलाफ यदि शिवसेना आदमी उतारता, पीयूष गोयल की सीट किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। वो बार्टर में शिवसेना लेती तो शिवसेना की सीट निकल जाती। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीट वही थी जो निकली। बाकी तो आप साउथ मुंबई की सीट देखिए ना, किसको दिया था और क्या हश्र हुआ। खैर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे इस सवाल को बाकी लोगों से पूछते हैं। बहुत जल्दी से लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से। आज हम समझ रहे हैं महाराष्ट्र का प्लेसमेंट चुनाव आने वाले हैं, तो उस पर डिटेल में बातचीत हो रही है। मुद्दों को आज हम नहीं टच कर रहे हैं क्योंकि वो फिर वो और लंबा शो चाहिए, उसके लिए अलग से शो करें कि महाराष्ट्र के इश्यूज़ क्या है। लेकिन आज प्लेसमेंट क्या है महाराष्ट्र का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने महायुति समझ लिया, महाविकास आघाड़ी जो है MVA, उस पर थोड़ी सी बातचीत हुई अशोक जी से और विजय जी से समझते। विजय जी, दूसरे पक्ष में क्या चल रहा है? दिल्ली में आए थे उद्धव जी, मिल के गए। जी देखिए नीरज जी, महाविकास आघाड़ी की हालत भी महायुति से खराब, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारा चल रहा है और वहाँ तो तीनों पार्टी अपने आप को बड़ा पावरफुल समझ रही हैं, समझ रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हो या कांग्रेस हो या शरद पवार हो। उसमें आज की तारीख में शरद पवार साहब से भी आगे उद्धव ठाकरे एक CM फेस के तौर पर सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब आए भी इसलिए 2 दिन यहाँ रहे, पार्टी से बात की, कांग्रेस से बात की, सोनिया जी से बात की, खरगे साहब से बात की, और लीडर से बात की, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं ही CM रहा हूं और मैं ही CM फेस हो सकता हूं महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी के लिए।
राहुल गांधी जी के लिए बताया जाता है बार बार कि वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कि वो कहते हैं कि आप ही हमारे लीडर हैं, चाहे अनाउंस हो या नहीं हो। यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी तो उद्धव ठाकरे होंगे। लेकिन खरगे साहब एक पॉलिटिशियन की तरह और पार्टी के अध्यक्ष की तरह बात करते हुए कहते हैं कि अभी हम सीएम फेस के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव के बाद जो स्थिति होगी उसमें देखेंगे। और उन्होंने एक राइडर और दे दिया कि यदि महायुति अपना कैंडिडेट बनाती है, सीएम फेस उतारती है, तो हम इस पर सोचेंगे। लेकिन तब भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को अश्योर नहीं किया। लेकिन मौजूदा स्थिति में यदि शिवसेना को देखें तो विधानसभा के हिसाब से मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा ताकत है, मजबूत स्थिति में है शिवसेना। भले ही लोकसभा चुनावों में उसको बहुत अच्छी रेस्पॉन्स नहीं मिला हो, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही हो, लेकिन विधानसभा में यदि शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट को देखेंगे तो मुझे लगता है शिवसेना उद्धव गुट थोड़ा सा भारी पड़ेगी। कांग्रेस अपने किस तरह से कर रही है, जैसे अशोक जी ने भी कहा कि वहां पर तो कोई असली लीडर, कांग्रेस का ओरिजिनल लीडर नहीं है, वो कैसे करेगा। और सुप्रिया जी की चीफ मिनिस्टर बनने की मुझे नहीं पता, आप खुद बॉम्बे में बैठे हैं, आपके मित्र हैं सुप्रिया जी, तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। अभी मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि एनसीपी का कोई चीफ मिनिस्टर वहां पर बन पाए, चाहे वो सुप्रिया जी हो या कोई और हो। अभी दोनों ही जो गठबंधन है ना, उसमें एनसीपी बहुत एक ताकतवर पार्टी के तौर पर हो या वॉइस के तौर पर हो, मुझे नहीं लगता है। शरद पवार जी को वैसे मैं हमेशा ही मानता रहा हूँ, बड़े नेता हैं, ये जाहिर है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जितना चाणक्य हमने बनाया है शरद पवार जी को, उनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख ली, एक भी बार वो सक्सेसफुल नहीं रहे, एक भी बार सक्सेसफुल नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर भी जब बने, जब इंदिरा गांधी जी या कांग्रेस थी तब, चाहे वो सोनिया गांधी जी से अलग होने की बात हो, सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस से अलग होने की बात हो, एनसीपी ने क्या किया, एनसीपी का क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप कांग्रेस के साथ ही गए, उन्हीं सोनिया गांधी जी के साथ बैठे, उन्हीं सोनिया गांधी जी के साथ आप कांग्रेस के दिल्ली की सरकार में बैठे हैं। जब पार्टी टूटी तो अजीत पवार ज्यादा विधायक लेकर चले गए। कब कब कौन सा ऐसा मौका है जिसमें शरद पवार जी की चाणक्य नीति सक्सेसफुल फ्रूटफुल रिजल्ट के तौर पर सामने आई? एक सवाल सर आपसे, मतलब माफी चाहता हूं मैं, बहुत सारे लोग हाँ, नहीं, अरे नहीं, इसमें कोई नाराज नहीं, बिल्कुल फैक्ट पे हम लोग, हमारे आवाज अड्डा एनालिसिस से कोई नाराज नहीं होता, जो हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं, कोई बायसनेस नहीं है। पॉलिटिक्स में जो जितना फ्लेक्सिबल होता है और जो डिफॉल्ट बेनिफिशियरी होता है वो किंग होता है। जैसे यूपी में बीजेपी की अगर हार हुई तो डिफॉल्ट बेनिफिशियरी सपा, उसमें उनको खुद बहुत मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर महाराष्ट्र में ऐसा माहौल है कि लोग इस तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं तो नो डाउट कि उनको सीटें मिलेंगी। अब मैं एक ऐसे एजम्पशन में मान लेता हूँ कि 288 में सब लोग बराबर बराबर बांट के लड़ेंगे तीनों। अगर शरद पवार जी की सीटें आ गई ठीक ठाक तो कुंजी सर उनके पास आ गई ना फिर, कि सुप्रिया जी बनेंगी सीएम, वरना तो हम बीजेपी की सरकार भी बनवा सकते हैं। और वो ऐसा फ्लेक्सिबल है, क्यों नहीं कर सकते वो ऐसा? विजय जी, विजय जी आवाज आई मेरी आपको? नहीं, अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं विजय से दोबारा पूछूंगा। तब तक अमिताभ जी, अच्छा विजय जी जुड़ गए, आपको सवाल सुनाई दिया था? नहीं, मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा सवाल ये था कि जो जितना फ्लेक्सिबल है, डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है, वो तय करता है। अगर तीनों लोग बराबर बराबर सीटों पे लड़ेंगे, और अगर मैं एक एजम्पशन लेके चलूं कि आजकल माहौल एमवीए के पक्ष में है और ठीक ठाक सीटें एनसीपी पवार गुट की आ गई, तो कुंजी उनके हाथ में आ गई ना सर, कि सुप्रिया जी को सीएम बनाओ, वरना तो मैं किसी को भी बनवा सकता हूं। क्या ये मान के चलें कि उद्धव जी की 125 सीटें आ जाएंगी इसलिए वो तय करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा तक जी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा फायदेमंद होती है राजनीति में, वैसे भी जिंदगी में भी होती है। जो फ्लेक्सिबल होते हैं, वैसे भी कहा जाता है कि सिर्फ मुर्दों में अकड़ होती है, जिंदा लोग तो फ्लेक्सिबल होते हैं और मेरे हिसाब से समझदार लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। करेक्ट। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब के बीच में, मतलब यदि वो तीनों बराबर आएंगे तो फिर तो जो फाइट होगी, जो नंबर होगा गेम, वो संभव है। लेकिन मुझे आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे साहब एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर, संभावित चीफ मिनिस्टर के तौर पर आगे लगते हैं यदि महाविकास अघाड़ी आती है। लेकिन एनसीपी बहुत अच्छा कर लेगी तो नंबर गेम है। लेकिन सर आपने नंबर गेम तो देख लिया, अभी बीजेपी का नंबर गेम ज्यादा था महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं।
तो नंबर गेम भी आजकल गलत हो गया। जो हम डेमोक्रेसी में कहते थे कि केवल इलेक्शंस में नंबर गेम काम आता है, तो वो नंबर गेम तो काम नहीं आ रहा ना आजकल। क्या जरूरत है आपकी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब चीजें मैं काम में आती बिल्कुल, हैं। हम और आप एक ही बात कर रहे हैं। अगर मेरी 20 सीटों से आपका काम बन रहा है तो फिर आपको मेरी सुननी पड़ेगी। जी, ये तो एकदम सही कहा आपने। अच्छा, बिल्कुल। अमिताभ जी, आपका क्या तो उस एनालिसिस कर हिसाब रहा है, से उधर शरद क्या पवार चल रहा है? साहब का पलड़ा भारी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये सब मेरे क्या ऐसी चर्चाएं चल रही थी, तो मैंने कहा सवाल के तौर पे पूछ लेते हैं। अमिताभ जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? इसमें एक सवाल और जुड़ता, एक और चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में, यानी यूबीटी शिवसेना के बीच में भी ये ऐसी चर्चाएं हैं, मुझे फैक्ट नहीं पता मुझे, कि 2.5 साल का ही होगा गुरु, चाहे जो जीत के, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए आप ही रहोगे। ये भी चर्चाएं हैं, पता नहीं क्या सच है। अमिताभ जी, एक बात तो जरूर है कि महाविकास अघाड़ी में स्टेट लेवल लीडरशिप, क्योंकि कांग्रेस के पास, जब अशोक चौहान जी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, उस कांग्रेस के पास लीडर नहीं है। और एनसीपी में सबसे बड़ा लीडर शरद पवार है, वो एज की वजह से वो सीएम नहीं बन सकते। सुप्रिया सुले का वो कद जो है वो स्टेट की पॉलिटिक्स में नहीं। तो लीडर सबसे बड़ा बाय वर्च्यू ऑफ डिफॉल्ट आप उसको कह सकते हैं। और क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए भी अपसाइड जो है एमबीए में रहने का यही है कि उन्हें सीएम बनाया जाए, नहीं तो डेप्यूटी सीएम तो एनडीए में उन्हें बना रही थी, या 2.5 साल का फॉर्मूला या जो भी था। तो सीएम के पद पे जरूर तनातनी हो सकती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप, जैसा हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे, उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं उद्धव को है, लोकल लीडरशिप का नहीं है। लोकल लीडरशिप तो कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है कि इस बार सीटें जो हैं वो कम कर दी जाएं शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। जबकि मुस्लिम समाज का वोट जो एनसीपी और कांग्रेस का है वो बामोश शिवसेना को पड़ा है। इसके बावजूद शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे कम रहा है महाविकास अघाड़ी में। दूसरी बात यह है कि जब एनसीपी को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा एमएलए आए थे, तब तो एनसीपी अपना चीफ मिनिस्टर बिठा नहीं पाया था। आई थिंक 2004 का चुनाव होगा ये, 2004 के चुनाव में। तो अब कैसे एनसीपी, एक जो वीकेंड एनसीपी है, अपना एक सीएम यहां पर बिठा सकता है? तो डायनामिक्स, बहुत सारी बातें हैं। हम इस डायनामिक्स को भी बिल्कुल नकार नहीं सकते कि सॉल्ट हम अजित पवार की घर वापसी की बात कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार में, शिवसेना की भी घर वापसी एनडीए में हो सकती है। ये एक क्वेश्चन मार्क है भाई। अगर आप अपने आप को प्रूफ, क्योंकि नेचुरल अलायंस तो वही है, करेक्ट, यूपी और शिवसेना का। ये एक अननेचुरल अलायंस है पावर के लिए, ठीक है, दोनों तरफ ने एक अलायंसेस बनाया है। अब देखना पड़ेगा डायनामिक्स कैसे प्ले। अमिताभ जी, पता नहीं, बिहार और महाराष्ट्र की स्थिति एक जैसी है। यहाँ पे कोई 20 सीट वाला भी कुछ कर सकता है। और अब लोग इवॉल्व होते हैं, सीख भी लेते हैं। नीतीश जी देखो, सीख लिया उन्होंने, गुरु मैं ही सीएम हूँ, चाहे तुम लोग तय कर लो आपस में कौन मेरे पीछे खड़ा है। तो ये तो इवॉल्विंग सिचुएशन है। पवार जी भी नहीं देख रहे होंगे और कि यार काम बन सकता है। मैं कह रहा हूँ 50 सीटें अगर मान लीजिए पवार साहब का फैक्शन जीत के आ जाता है, तो बना के दिखाए ना कोई अगर उनकी मर्जी नहीं है तो कोई और सीएम बन के दिखाए। नहीं बन सकता, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। खैर एनीवे, ये सब अटकलें, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अवधेश जी, आपका क्या एनालिसिस करा, महाविकास अघाड़ी में क्या हो रहा है? देखिए, महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे का दिल्ली आना ही साबित करता है कि एक असहज स्थिति बनी है। अगर शरद पवार से उनको वचन मिल गया होता, जैसे भाजपा से निकलने के समय मिला था, और जो संजय राउत जी का आज और कल बयान है वो बता रहा है कि कितनी असहजता महसूस हुई है, क्योंकि अब ये साफ हो गया कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। भविष्य में क्या होगा कहना कठिन है। देखिए, शरद पवार महाविकास अघाड़ी के निर्माता माने गए हैं, रहे भी हैं, उन्हीं के कारण ये बना है। उसमें कांग्रेस की भूमिका जीरो थी, कांग्रेस को तो शरद पवार ने मनाया है। और विजय त्रिवेदी कह रहे थे शरद पवार सफल कब हुए, हो गए, भाजपा के साथ शिवसेना थी, तोड़ के ले आए और उन्होंने सरकार बनवा दिया। तो ये तो उनकी सफलता है। देखिए, इस समय की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे के पार्टी का स्पष्ट जो एक आध दो लोगों से हमारा ज़्यादा संपर्क नहीं है, पहले थोड़ा बहुत था भी,
कि अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो पार्टी में ये सोच उभर रही है कि क्या हमको ये पीछे की बातें भुला के भाजपा के साथ जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को भी कहा है, जो अंदर बातचीत चल रही है, उद्धव ठाकरे को भी से भी संपर्क किया गया है। बाहर के बयान अलग हो रहे हैं कि भाई आप लोग मिलके काम करने की कोशिश करिए, जो लोकसभा चुनाव हुआ है। तो जो अमिताभ जी कह रहे हैं वो संभावना खारिज नहीं है। इस समय की परिस्थिति में शरद पवार का यह है कि हम इस समय अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, चुनाव के बाद उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया है तो बता सकते हैं कि भाई मैंने आपको बनाया था और इस समय की परिस्थिति में यह बनना चाहिए। तो ये और ये आपने ना एक नया एंगल छोड़ दिया। गेम नहीं कांग्रेस का भी एक बता दे रहा हूं, सुनिए। कांग्रेस की सोच यह है कि हमको तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश को छोड़ के धीरे धीरे अपनी शक्ति पर खड़ा होने की कोशिश करनी है, दूसरे को आगे बढ़ा के अपना वोट नहीं खोना है। जी अवधेश जी, सर समय एकदम समाप्त हो गया, मुझे ये खत्म हुआ, लेकिन आपने जाते ना एक और पेंच लगा दिया उसमें। एक सवा मिनट था कि दूसरा खेल भी हो सकता है वापसी वाला। देखो आपने एंगल डाल दिया, फूड फॉर थॉट। लोग सोच रहे होंगे अच्छा ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोगों को नहीं पता है, एनालिसिस है ये। क्योंकि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। कौन जीतेगा, कौन सीएम बनेगा, बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आज हमने विषय नहीं तय किया था कि इश्यूज़ क्या डिस्कस करें हम लोग, आज हम सिर्फ प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे थे। बहुत जल्द 1 घंटे का शो और आप लोगों के साथ ही करूँगा, जिसमें मुद्दे भी तय करेंगे कि भाई महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, वक्फ बोर्ड वाला ज़्यादा चल रहा है या लाडली बहना का वोट मिल रहा है। ये सब डिस्कस करके किसी अगले दिन अगले शो में बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।